आज का हमारा टॉपिक है चरक सूत्र स्थान का 8वां अध्याय, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में आचार्य चरक ने सद्वृत्त का वर्णन किया है। यहाँ ये अपन को याद रखना है कि चरक सूत्र 8 का नाम क्या है, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। और यहाँ पर आचार्य चरक ने किस चीज का वर्णन किया है? सद्वृत्त का वर्णन किया है। स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ किया है? वो चरक सूत्र 5 में किया गया है। यानी कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या अपन को विहार रखने चाहिए, वो सब स्वस्थ वृत्त के अंदर आती हैं चीजें। और उसका वर्णन जो है वहाँ चरक सूत्र 5 मात्रा शीति अध्याय में किया गया है। चरक सूत्र 8 इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय के अंदर सद्वृत्त का वर्णन किया गया है। अब सबसे पहला प्रकरण जो है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में वो है पंच पंचक। इस शब्द को अच्छे से याद रखिएगा। पंच पंचक नाम से साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें 5 चीजें हैं। और कौन सी 5 चीजें हैं, उन 5 चीजों के नाम क्या क्या हैं तो पढ़ते हैं अपन। देखिए आप 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां। नीचे देखते हैं कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां, श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन और घ्राण। फिर क्या लिखा, 5 इंद्रिय द्रव्य। इंद्रिय द्रव्य यानी कि इंद्रियों में जो महाभूत की प्रधानता रहती है उसे इंद्रिय द्रव्य कहते हैं। लाइन वाइज आपको याद होने चाहिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर 5 इंद्रियों के अधिष्ठान। देखिए इंद्रियां अलग हैं, इंद्रियों के अधिष्ठान जो अपन को दिख रहे हैं बाहर से, नेक्ड आई से, वो है इंद्रियों के अधिष्ठान। वो है कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका। फिर 5 इंद्रियों के अर्थ या विषय जिनको इंद्रियां ग्रहण करती हैं, वो सीक्वेंस वाइज है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रिय बुद्धि यानी कि शब्द का ज्ञान होना, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान। इन पंच पंचक को मिलाकर इंद्रिय अधिकार कहा जाता है। जैसे कि आत्रेय शासन जो है अष्टमूत्र प्रकरण में आता है, वैसे ही सेम एग्जाम्पल है ये इंद्रिय अधिकार जो शब्द है, इंद्रिय अधिकार प्रकरण जो है वो पंच पंचक के लिए है। यहाँ मुद्दे की बातें याद रखनी है अपन को। सबसे पहली बात, इनकी सीक्वेंस याद रखनी है अपन को। तो आप इधर ध्यान से देखिएगा। पहले ये है श्रोत, फिर त्वचा, फिर चक्षु, फिर रसना, फिर घ्राण। पहले 5 इंद्रियों की सीक्वेंस, ज्ञान इंद्रियों की सीक्वेंस याद होनी चाहिए आपको। इसके बिना आपकी बात कभी भी आगे बनेगी नहीं। ऐसे ही टच करना है आपको। कान को याद रखना है अपन। अब इसको कान शब्द नहीं बोलना, इंद्रियों में ये श्रोत इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसन इंद्रिय है और घ्राण इंद्रिय। ये 5 सीक्वेंस याद करने मैंडेटरी है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप हाथ रखकर एक एक इंद्रिय पे याद कर सकते हैं सीक्वेंसेस। ये सीक्वेंस इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि इसके महाभूत हमेशा आपको ऐसे ही याद रहते हैं और ऐसे ही याद रखने चाहिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर इसके अधिष्ठान सेम टू सेम आप बता दोगे। कर्ण हो गया, त्वचा होगी, नेत्र हो गया और रसना हो गई और सॉरी जीवा हो गई और नाक हो गया। इसके बाद देखिए आप, इसके अंदर इसके अर्थ हैं। अर्थ के अंदर कौन कौन से आएंगे, वही सीक्वेंस चलेगी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 5 इंद्रियों की बुद्धि जो है वो शब्द का ज्ञान होना, स्पर्श का ज्ञान, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसको याद कैसे करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, इस कोड को याद कर लीजिएगा। ईद आ गई अब। ई से इंद्रिय द्रव्य, सॉरी ई से इंद्रियां, ई, पहले इस ट्रिक को दोबारा बोलता हूं मैं, ईद आ गई अब। अब याद रखना आपको, ई से इंद्रियां, द से द्रव्य यानी इंद्रिय द्रव्य, अ से अधिष्ठान, अ से अर्थ और ब से बुद्धि। दोबारा फटाफट रिवाइज करते हैं इसको अपन। ईद आ गई अब, ये पंच पंचक की ट्रिक है, इसे इंद्रिय अधिकार बोलते हैं। और इसको याद करने के लिए इसकी सीक्वेंस अपन को याद रखनी है, कौन सी 5 चीजें किस सीक्वेंस में है। तो इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है, ईद आ गई अब। इंद्रियां
द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ और बुद्धि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब इसके अंदर मन संबंधी विषय प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर मन के लिए क्या क्या बातें बताई गई है। पहली लाइन देखिए, मन अतीन्द्रिय है। तो संस्कृत में इस बॉक्स को देख लीजिए, अतीन्द्रियम। तो अतीन्द्रिय कौन सी इंद्रिय है? मन है। आगे क्या लिखा, इसे चेत कहते हैं। तो सत्व संज्ञकः चेतः, मन को कुछ लोग संज्ञा देते हैं चेत। पीछे देखिए, इस मन का व्यापार अपने सुख दुख आदि विषय और आत्मा की संपत्ति के अधीन रहता है। ये अच्छी लाइन है। तद अर्थ आत्म संपदायत चेष्टम, चेष्टा प्रत्यभूतम इंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का मुख्य हेतु, प्रधान हेतु यही है। कौन है? मन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अतीन्द्रिय किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, तद अर्थ आत्म संपदायत चेष्टम, ये कौन है? मन है। यानी कि जो अर्थ है, विषय है और आत्मा की श्रेष्ठता, ये सब मन के अधीन है। चेष्टा प्रत्यभूतम इंद्रियाणाम, इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं उनका मुख्य कारण जो है वो मन ही है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर क्या लिखा है। मन एक है, अनेक नहीं। इस बात को आप ऐसे समझिएगा कि आप एक बार के अंदर अपने दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट लाते हो, लेकिन वो इतना ही तेज होता है दूसरा थॉट वापस आना मन के अंदर, कि आपको लगता है कि 2 थॉट, 3 थॉट, 4 थॉट दिमाग में चल रहे हैं। इसके लिए एक आपको अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पत्ते लगे हुए हैं कमल के, 100 पत्ते एक लाइन में लगे हुए हैं। जब आप उसमें सुई से पिरोते हो तो ऐसा लगेगा कि सभी के सभी पत्तों को एक साथ सुई ने पिरो दिया। लेकिन आप उसको स्लो मोशन में सोचो, पहले एक पत्ते को क्रॉस किया होगा, फिर दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, फिर चौथा पत्ता। इसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि मन एक बार में एक ही विषय को ग्रहण करता है, अनेक विषय को ग्रहण नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा। अब मैं इसकी टेक्निकल टर्म बताता हूँ आपको। एक काल में मन एक ही विषय को ग्रहण करता है। तो एक काल में एक ही विषय को कौन ग्रहण करता है? मन ग्रहण करता है। और ऐसा लगता है कि एक समय में बहुत सारे विषय ग्रहण किए हैं। इसका पहले अपन एग्जाम्पल आपको मैं पढ़ाता हूँ। आप इसको देखिए, चक्रपाणी के अनुसार जैसा कि सुएं से 100 कमल के पत्तों को छेदा जाए तो एक पत्र के बाद ही दूसरा पत्र छेदा जाता है, पर ज्ञात होता है कि एक साथ ही सहसा सभी पत्रों को छेदा गया। इसको बोलते हैं युगपत। युगपत होता है एक साथ। युगपत मतलब एक साथ। ज्ञान उत्पत्ति, तो एक साथ सारे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, नहीं होती है अनुत्पत्ति, ऐसा मन का लक्षण है। नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं, आपको और समझ आएगा। देखिए बॉक्स बना रखा है, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लिंगम। युगपत का मतलब होता है एक साथ, सभी के सभी ज्ञान की एक साथ उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा मन का लक्षण बताया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति डैश लिंगम, याद रखिएगा, मनसो लिंगम। ये आपको समझ आ गया होगा। चक्रपाणी ने एक सुएं से 100 कमल पत्र जो भेदे गए, ऐसा एग्जाम्पल देकर अपन को क्या समझाया है कि मन में ज्ञान की उत्पत्ति अलग अलग विषयों की एक साथ नहीं होती है, एक काल में एक ही विषय की ज्ञान उत्पत्ति होती है। तो ये लाइन किसके लिए है? युगपत ज्ञान अन उत्पत्ति डैश लिंगम, लिंग यानी कि लक्षण। तो युगपत ज्ञान नहीं होना किसका लक्षण है? मन का लक्षण है। अब ऊपर वापस अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। इसमें आप नीचे वाली लाइन देखिए क्या लिखा, न ही एकम एक कालम अनेकेशु प्रवर्तते। दोबारा पढ़ते हैं, न ही एकम एक कालम, न ही एकम यानी अनेक,
अनेक चीजें एक काल में उत्पन्न हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, न ही एकम एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते, एक काल में अनेक चीजों की प्रवृत्ति होना ऐसा नहीं है। इसकी आप हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, पीछे क्या लिखा है। अनेक सा दिखाई देता है एवं तात्विक दृष्टि से एक ही है, अणु भी है। अणु एक समय में अनेक विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण करना। इसी कारण चक्षु इंद्रिय सभी इंद्रिय जो हैं वो एक समय में ही अपने अपने विषयों को एक साथ ग्रहण नहीं करती हैं, एक एक करके ही ग्रहण कर पाती है। तस्मात, पीछे क्या लिखा, तस्मात न एक काला सर्वे इंद्रिय प्रवर्तते। मेरे ख्याल आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब कल को ये लाइन आ जाए, न ही एकम एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते, आप समझ जाओगे, क्योंकि अपन ने इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन इसलिए किया, आपके दिमाग में पिक्चर बने कि मन जो है वो एक बार में एक ही चीज को ग्रहण करता है। एक, तस्मात न एक काला सर्वे इंद्रिय प्रवृत्ति, एक काल में सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये पिक्चर आप अपने ब्रेन में बना लीजिएगा। इसके लिए एग्जाम्पल अपन ने चक्रपाणी वाला पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या लिखा। यद गुणम च विक्षम, इसको छोड़ दीजिए अभी आप। हाँ, इसको देखिए आप, 7 नंबर श्लोक को, इम्पोर्टेंट है। आपने एक सीक्वेंस पहले पढ़ी होगी कभी कि आत्मा जो है वो मन से जुड़ती है, मन जो है वो इंद्रियों से जुड़ता है, इंद्रियां फिर अपने विषयों से जुड़ती है। आप ऐसे समझिए, इसको दोबारा से बाहर विषय पड़े हुए हैं, इसको इंद्रियां जोड़ेगी अपने साथ में, यानी इंद्रियां इनको ग्रहण करेगी, इंद्रियां इनको मन के थ्रू आत्मा तक पहुंचाएगी। तो आप ध्यान रखिए, आपको ज्ञान कब होगा, जब आत्मा तक आपकी विषय पहुंचेंगे। बीच में कौन है, कड़ी कौन है, मन है। तो आपको याद रखना है, इंद्रियों के विषय किसके अधीन होते हैं, किसके अधीन को शब्द बोलते हैं, पुरसर। इस शब्द को पढ़िए, पुरसर, पुरसर, पुरसर यानी कि अधीन। तो अब लाइन पढ़िए आप, मनः पुरसराणि, मन के अधीन, इंद्रियाण्य अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, मन के ही अधीन होकर इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। दोबारा से इस लाइन को पढ़ लीजिएगा, मनः पुरसराणि इंद्रियाण्य अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, पूछने वाली एग्जाम में लाइन है। पहला इसका पूछ रहा था, इसका रेफरेंस कहाँ है। जब आपको ये लाइन समझ आ गई अच्छे से, तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि प्रकरण जो है पहली बार कहाँ आया है मन का, वो आया है चरक सूत्र 8 के अंदर। और पुरसर का मतलब अधीन होता है, तो इंद्रियों का अर्थ किसके अधीन रहता है, मन के अधीन रहता है। अब क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, डैश पुरसराणि इंद्रियाण्य अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, मन के अधीन इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। फिर देखते हैं अपन 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी हैं, ये बात हो चुकी पहले। सीक्वेंस इसमें इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर ज्ञानेंद्रियों के 5 द्रव्य कौन से हैं, इस बारे में अपन बात कर चुके। अधिष्ठान कौन है, इंद्रिय अर्थ कौन है, और इंद्रिय बुद्धि कौन है। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ईद आ गई, अब आपका पंचक कंप्लीट हो जाएगा। इसी को इंद्रिय अधिकार भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि के 2 प्रकार होते हैं। तो आप ऊपर से 3rd लाइन देखिएगा, ये बुद्धियां 2 तरह की है, क्षणिक और निश्चयात्मक। तो क्षणिक और निश्चयात्मक यानी कि एक जो सेकंड में उत्पन्न होए, लेकिन एक जो है आपको पक्की बात बताए, निश्चय पैदा करे, निश्चयात्मिका। ऐसे करके जो बुद्धि है उसके 2 प्रकार बताए गए हैं, क्षणिक व निश्चयात्मक। तो अपन को ध्यान रखना है, क्षणिक निश्चयात्मक किसके भेद हैं, क्षणिक निश्चयात्मक बुद्धि के भेद हैं। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। इंद्रिय पंचक है इसके अंदर, और आपको सीक्वेंस पहले याद रखनी है 5 चीजों की, वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। इनमें भी जैसे इंद्रियां हैं उनकी सीक्वेंस याद रखनी है, इनकी, इंद्रिय अधिष्ठान की, इंद्रिय अर्थ की, इंद्रिय बुद्धि। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चल के आपको सीक्वेंस ही आप गलत लिख दोगे, आपके ब्रेन में एक बार पिक्चर नहीं बनी सीक्वेंस की,
तो अपन इसको कभी भी क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अपना मोटिव सिर्फ इतना है, चीज़ों को आसान बना के पढ़ना है और यहीं की यहीं आपको याद हो जाए, सिर्फ इतना ही अपने लेक्चर का बड़ा बड़ा मोटो है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या लिखा। आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, इस शब्द को देखिए आप, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। इसमें दो शब्द हैं, आध्यात्म द्रव्य और आध्यात्म गुण, और ये दोनों के दोनों दो दो होते हैं। दोबारा समझा रहा हूँ, इस शब्द में आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में आध्यात्म द्रव्य हैं और आध्यात्म गुण है। इन दोनों शब्दों को, शब्द के दो दो भेद हैं, यानी आध्यात्म द्रव्य दो होते हैं और आध्यात्म गुण भी दो होते हैं। तो कुल मिला के आध्यात्म द्रव्य गुण कितने हो गए, ये हो गए 4। मैंने बताया आध्यात्म द्रव्य कितने हैं, 2, आध्यात्म गुण कितने हैं, 2, तो कुल आध्यात्म द्रव्य संग्रह कितने हो गए, 4। इतनी बात समझ आ गई आपको। अपन पढ़ते हैं पहले 4 कौन कौन से हैं। मन, मन के अर्थ यानी कि विषय, बुद्धि और आत्मा। तो अपन को याद रखना है यहाँ पे कि भी आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कितने हैं, 4 हैं। आध्यात्म द्रव्य 2 हैं, आध्यात्म गुण भी 2 है। मन, मन के विषय, बुद्धि और आत्मा। अब आप इधर देखिएगा, ऊपर टॉप पे देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। आध्यात्म द्रव्य 2 कौन कौन से हैं, मन और आत्मा। और आध्यात्म गुण कौन से हैं, मन के विषय और बुद्धि। तो याद रखना है अपन को यहाँ पर अच्छे से कि पहला क्वेश्चन, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह का वर्णन कहाँ किया गया है, इसका वर्णन किया गया है चरक सूत्र 8। कितने होते हैं, 4 होते हैं। आध्यात्म द्रव्य कौन है, मन और आत्मा। और आध्यात्म गुण कौन है, मन के विषय और बुद्धि। फिर देखिए आप हिंदी में आगे पढ़िए, ये आध्यात्म द्रव्य शुभ अशुभ विषयों की प्रवृत्ति व निवृत्ति में हेतु है। इस प्रकार द्रव्य के आश्रित कर्म भी शुभ अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति निवृत्ति में कारण है। यहाँ कर्म से क्रिया का ग्रहण किया जाता है। कुल मिला के आप बात रखिए, जितने भी दिमाग में क्या रखना है आपको, शुभ अशुभ की प्रवृत्ति हो रही है, चाहे वो शुभ चीजें हैं चाहे अशुभ चीजें हैं, उनकी प्रवृत्ति में कारण कौन है, 4 चीजें हैं। 4 चीजें कौन कौन से है, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। इनमें से आध्यात्म द्रव्य कितने हैं, 2। आध्यात्म गुण कितने हैं, 2। आध्यात्म द्रव्य 2 कौन कौन से हैं, तो अपन को याद रखना है मन और आत्मा, ये दोनों क्या है, आध्यात्म द्रव्य हैं। मन के विषय और बुद्धि, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो आध्यात्म गुण है। कुल मिला के दोबारा से एक बार आपको बता रहा हूँ, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कुल है 4। इनमें से आध्यात्म द्रव्य 2, आध्यात्म गुण 2। और इनको याद क्या करना है, किसका, हमारे शुभ अशुभ की प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु है। कौन, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, शुभ अशुभ की प्रवृत्ति निवृत्ति में हेतु कौन है, तो आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। एक क्वेश्चन बनता है, आध्यात्म द्रव्य कितने हैं, तो 2 हैं, मन और आत्मा। आध्यात्म गुण कौन है, तो मन के विषय और बुद्धि। नेक्स्ट प्रकरण देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ वापस विमर्श में लिखा हुआ मन और आत्मा, ये तो 2 आध्यात्म द्रव्य हैं, मन के विषय भी आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इंद्रिय भेद से उनमें महाभूत का आधिक्य और उनके अपने अपने विषय ग्रहण करने के अंदर जो है हेतु। पहले अपन को ध्यान रखना है, लाइन पढ़िए हिंदी की, अनुमान के द्वारा ज्ञात करने योग्य संपूर्ण इंद्रिय अर्थ यद्यपि पंच महाभूत के परिणाम ही समुदाय स्वरूप है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इंद्रियों के जो विषय हैं वो कैसे अपन पता लगा सकते हैं, वो अनुमान प्रमाण से पता लगा सकते हैं। इसलिए पहला पहला अक्षर क्या लिखा है, तत्र अनुमान गम्यानाम। नीचे भी देखिए, अनुमान के द्वारा ही, ऊपर देखिए यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है मैंने, इंद्रियों के संगठन का ज्ञान, कि उसमें कौन सा महाभूत है या वो कौन से विषयों को ग्रहण कर रहा है,
इसका जो है अपन ज्ञान किस प्रमाण के थ्रू करते हैं? अनुमान प्रमाण के थ्रू करते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखिए आप क्या लिखा है, तत्स्वभावात विभुत्वात् च, इनका स्वभाव विभू होने, एक मिनट इसको ऐसे याद कीजिए कि इंद्रियां अपने ही विषयों को ग्रहण क्यों कर रही है, यानी कि सिर्फ चक्षु जो है वो देख ही क्यों रहा है, सुन क्यों नहीं रहा, या फिर जो घ्राण है, सॉरी जो घ्राण है वो गंध ही क्यों ले रहा है, वो शब्द को क्यों ग्रहण नहीं कर रहा। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि इंद्रियां अपने ही विषयों को क्यों ग्रहण करती है। इनके दो बड़े कारण बताए गए हैं। दो बड़े कारणों में कौन है? एक तो है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, विषय ग्रहण करने में कारण। ये टॉपिक को याद रखिएगा, क्या लिखा अपन ने, विषय, इंद्रियां अपने विषयों को ही क्यों ग्रहण करती है, उसके दो कारण हैं। एक तो इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा बोल दिया। तो क्या लिखा शब्द, तत्स्वभावात विभुत्वाच्य, विभु होने के कारण, विभु यानी कि पावरफुल, शक्तिशाली होने के कारण, शक्ति संपन्न होने के कारण। अपन को ये टुकड़ा ही याद करना है, तत्स्वभावात विभुत्वाच्य, स्वभाव के कारण और विभु होने के कारण इंद्रियां अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है कि इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती है। अब मन का विषय क्या है? आपने सारी इंद्रियों के विषय बता दिए, ये इसको ग्रहण करता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध बताए ना आपने, आपने मन का तो विषय बताया ही नहीं। तो मन का विषय क्या है, इसको याद करने के लिए याद कीजिए, मनस्तु चिंत्यम अर्थ, मन का विषय है चिंतन करना, चिंत्य करना, इंपॉर्टेंट है। मनस्तु चिंत्यम अर्थ, मन का विषय क्या है? चिंतन करना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सद्व्रत का वर्णन। बस इतना आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर इसको लेंगे सद्व्रत को। फर्स्ट पेज पे आप आ जाइए। पहले अपन को याद रखना है चरक सूत्र 8वें अध्याय का नाम क्या है, तो अपने दिमाग में होना चाहिए इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। इसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है? सद्व्रत का वर्णन किया गया है। और पहला ही इसका प्रकरण क्या है? पंच पंचक है, जिसे इंद्रिय अधिकार भी कहते हैं। इनमें 5 चीजें सीक्वेंस में याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ईद आ गई अब। और इनमें भी हर एक चीज में, जैसे कि पंच इंद्रिय हैं, उसकी सीक्वेंस याद करने के लिए आप इस तरह से टच करिएगा तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, नहीं तो आप गड़बड़ करके आओगे एग्जाम में। अतीन्द्रिय कौन है? अतीन्द्रिय मन है, सत्व संज्ञक, इसको क्या नाम दिया गया है? चेत नाम दिया गया मन को ही। चेष्टा प्रत्यभूतम इंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों के जो है चेष्टा का कारण कौन है? वो मन ही है। फिर एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करता है, इसके लिए 2-3 बातें अपन को याद रखनी है। न ही एकम एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते तस्मात् न एक काला सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति। और युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लिंगम, सबकी सब बातें याद रखनी, किसके लिए है? मन के लिए है। फिर मैंने आपको बताया इंद्रियों के अर्थ ग्रहण करने के अंदर, यानी इंद्रियां अपने अर्थ ग्रहण कर पाती हैं, इसके अंदर जो है किसके अधीन रहती हैं? वो पुरसर किसके रहती हैं? मन के। एक बात छूट गई थी, ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, प्रधान इंद्रिय कौन सी है? वो है चक्षु। और व्यापक इंद्रिय कौन सी है? वो है त्वचा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर, तो ये लाइन आप याद रखिएगा, डैश पुरुषराणी इंद्रियाण्य अर्थ ग्रहण समर्थानी भवंती। कौन? मन पुरुषराणी इंद्रियाण्य अर्थ ग्रहण समर्थानी भवंती। तत्र चक्षु श्रोतहम, ये अपन ने सीक्वेंस एक बार में अच्छे से याद कर ली है, वीडियो को स्टार्टिंग में आप इसको देख सकते हो। लास्ट में क्या लिखा? बुद्धि के 2 भेद होते हैं, क्षणिक और निश्चयात्मक। एक क्षणिक बुद्धि है और एक निश्चयात्मक बुद्धि है। ये यानी क्षणिक और निश्चयात्मक किसके भेद हैं? बुद्धि के। फिर एक ये बहुत अच्छा प्रकरण है, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। बहुत ही बढ़िया प्रकरण है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मन और आत्मा, बड़े बड़े जो 2 हैं, इनको बोलते हैं आध्यात्म द्रव्य। और इनके जो काम हैं, यानी कि जो मन के अर्थ हैं और जो बुद्धि है, ये सब होते हैं इनके गुण। लेकिन शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति में हेतु कौन है? आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह ही है। फिर अपन को देखना है इंद्रियों के संगठन का ज्ञान कौन से महाभूत से आप कर सकते हो, तो सॉरी कौन से प्रमाण से कर सकते हो? अनुमान प्रमाण से करना चाहिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, इंद्रियां अपने ही विषयों को क्यों ग्रहण करती है?
दूसरे के विषयों को ग्रहण क्यों नहीं करती है, तो आपको जवाब देना चाहिए तत्स्वभावात विभुत्वात च। इसका स्वभाव ही है ऐसा, और विभु होने के कारण, शक्तिशाली होने के कारण। तो इतना आप जो है, एक और चीज रहेगी, मन का विषय क्या है, तो आपको आंसर देना है मनस्तु चिंत्यमर्थः। मन का विषय है चिंतन करना। देखिए, हर चीज कोडो ट्रिक से नहीं होगी, ना ही हर चीज श्लोक में होगी आपको याद। इसलिए आपको एक अच्छा बैलेंस बना के याद करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक और कुछ श्लोक जरूर आपको याद करने पड़ेंगे लंबा याद रखने के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही अपन पढ़ेंगे, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और चैनल को लाइक करो। थैंक यू।